नमस्कार दोस्तों, ग्लोकमी चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। कल जो हम शुष्क मरुस्थल पढ़ रहे थे उसका कुछ पार्ट जो बचा हुआ था वो आज हम देख लेते हैं। वो वैसे वो कंप्लीट हो गया, लेकिन बालू का स्तूप वगैरह जो हम पढ़ रहे हैं तो इसका शुष्क मरुस्थल का जो पार्ट होता है, पश्चिमी शुष्क मरुस्थल का जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसके दो भाग हैं। एक है शुष्क मरुस्थल जिसमें 0 से 25 सेंटीमीटर बरसात होती है। इसमें बरसात कम होती है, काफ़ी कम होती है, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी से जो पहुंचने वाली हैं वो हमारे अरावली पर्वतमाला से वो नहीं होती है, और फिर आगे जाके ऐसी कंडीशंस नहीं बनती हैं जिसकी वजह से बरसात नहीं होती है। कंडीशंस बनने के लिए बरसात के लिए वहाँ का तापमान गर्म होना चाहिए। तापमान गर्म होने की कंडीशंस वहाँ हैं, लेकिन उसके साथ में हवाओं का उठना भी ज़रूरी है। हवाओं का इस तरह से उठना ताकि वहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र ना होकर, अगर वहाँ ये हमारा अरावली अगर वेस्ट में होता तो फिर ये पूरा क्षेत्र उससे हो जाता। तो तापमान के संघनन के लिए हवाओं का ऊपर उठने के लिए उसका अवरोध भी होना चाहिए, या फिर दूसरी तरफ से हवाएं इस तरह से आएँ या फिर एक जगह मिले, वो इस तरह से भी जो बरसात होती है। तो इसलिए इस क्षेत्र में बरसात नहीं हो पाती है। ये शुष्क मरुस्थल है। इसमें एक तो है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, और ये दोस्तों पाया जाता है 41.5% क्षेत्र में। कितने प्रदेश में पाया जाता है? 41.5% क्षेत्र में। और इसके दो पार्ट करे हैं। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, मुक्त लिख रहे हैं, या अपन इसको रहित भी बोल सकते हैं। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश या रहित प्रदेश। इसमें 41.5% क्या होता है दोस्तों? बालू का स्तूप इस टोटल मरुस्थलीय क्षेत्र का 41.5% क्षेत्र में ऐसा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश पाया जाता है। कारण क्या है कि इसमें पथरीला क्षेत्र होने के कारण, पथरीला भाग या मरुस्थल के कारण क्या बनता है? हमारा जैसी स्थितियां बन जाती हैं। इसकी वजह से इस क्षेत्र में बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। पथरीला चट्टानें पाई जाती हैं। क्या है कि उसके नीचे धरातल के सरफेस के 3 मीटर 2 मीटर 1 मीटर नीचे क्या पाया जाता है? पथरीला क्षेत्र होने के कारण उस भाग में क्या नहीं है? बालू का स्तूप नहीं है। और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? विस्तार अगर अपन देखें तो जैसलमेर में रामगढ़ और लोद्रवा, ये लोद्रवा कई बार आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है? तो आपको ऑप्शनों में से, कई ऑप्शनों में से एक ऑप्शन आपको देखना है, लोद्रवा। ये सर्वाधिक है, राजस्थान में सर्वाधिक है जहां बालू का स्तूप मुक्त, मतलब मरुस्थलीय प्रदेश में सर्वाधिक है जहां बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। इसके अलावा जोधपुर और बाड़मेर में भी इस तरह का प्रदेश पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। फिर बालू का स्तूप युक्त प्रदेश देखना है अपन को। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, जो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है वो टोटल कितना है पाया जाता है? 58.5% क्षेत्र में। टोटल शुष्क मरुस्थल के कितने प्रतिशत क्षेत्र में पाया जाता है? 58.5% क्षेत्र में। और बालू का स्तूप क्या होता है? जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं वहां पर हवा के साथ धूल भरी आंधियां चलती हैं, क्योंकि वहां पर प्राचीन काल में नदियों द्वारा जो जलोढ़ मिट्टी थी वो बंजर भूमि के रूप में तब्दील हो गई, और उसके बाद में क्या हुआ
कि हवाओं की वजह से वहाँ धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, और जब धूल भरी आंधियाँ चलती हैं तो वो क्या करती हैं, उनके सामने इस तरह का, या फिर वो मिट्टी को ऐसे उठा के, या फिर कुछ अलग अलग तरह से वो क्या बनाते हैं, एक स्तूप की आकृति बना देते हैं, एक टीला की आकृति बना देती हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं, बालू का स्तूप। ठीक है दोस्तों, तो ये 58.5% भाग पर क्या पाया जाता है, बालू का स्तूप क्षेत्र। अब बालू का स्तूप के प्रकार कितने हैं वो अपन को देखना है। बालू का स्तूप के प्रकार अब अभी अपन देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये अलग अलग अपन प्रकार देख रहे हैं बालू का स्तूप के। तो सबसे पहले बालू का स्तूपों में बरखान को देख रहे हैं दोस्तों। अपन क्या देख रहे हैं, बरखान को देख रहे हैं। बरखान क्या होता है, एक इस तरह की आकृति होती है। होता क्या है कि हवा चलती है तो वो जब उसमें धूल के कण ज़्यादा होते हैं तो वो क्या करती है, दब के ऐसे चलती है, इस तरह से नीचे प्रेशर के साथ चलती है। तो इसकी वजह से जैसे ये हवाएं आ रही है तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ ये बन जाएगा, बरखान बन जाएगा, और इसका भाग ये क्या होता है, अवतल भाग होगा, और ये कौन सा भाग होगा, उत्तल भाग। और इसको दोस्तों ये एक आधे चंद्रमा की, आपने चंद्रमा देखा होगा तो अर्ध चंद्राकार आकृति बन जाती है, ये अर्ध चंद्राकार आकृति बन जाती है, अर्ध चंद्राकार आकृति बन जाती है। अर्ध चंद्राकार आकृति बनने की वजह से क्या होता है, इस क्षेत्र में इस तरह की बरखान से इस तरह की आकृति बन जाती है। इसको अपन देखते हैं। और ये मरुस्थलीकरण जो बरखान है ना, ये मरुस्थलीकरण करने में सर्वाधिक योगदान देते हैं, क्योंकि धूल भरी आंधियां जब प्रेशर से तेज हवाओं के साथ चलती है तो ये बिना मरुस्थली क्षेत्र में फैल जाता है। तो उससे क्या होता है कि वो मरुस्थलीकरण करने में सर्वाधिक योगदान रहता है दोस्तों इनका। ठीक है, सर्वाधिक ये चूरू और शेखावाटी का पूरा भाग, शेखावाटी में पाया जाता है, सर्वाधिक शेखावाटी में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में दूसरे प्रकार का अपन देख रहे हैं। वो तो अपन ने बरखान देखा, अब अपन अनुप्रस्थ देख रहे हैं। अनुप्रस्थ का मतलब ये है कि हवाएं इधर से जा रही हैं। हवाएं किधर से जा रही है दोस्तों, इस दिशा से ये हवाएं जा रही हैं, हवाएं ये जा रही हैं, और जो मिट्टी है वो इस तरह से फैल रही है। तो कैसे फैल रहा है, वो इस तरह से बन रहा है, हवा के विपरीत दिशा में, समकोण आकृति में बन रहा है। तो ये कैसे बन रहा है, समकोण पर, और वो समकोण पर किसके, हवा के समकोण पर। ठीक है, तो इसका ये रहता है, अनुप्रस्थ जो रहता है वो हवा के साथ में जब सामने अवरोध आ जाता है तो वो हवा डाइवर्ट हो जाती है, ऐसे डाइवर्ट हो जाती है, तो वो क्या समकोण पे निकल जाती है, और उससे वो मिट्टी समकोण में ऐसे फैलना शुरू हो जाती है। तो एक हवा के विपरीत दिशा में एक टिगला सा बन जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, इस तरह का ये बालू का स्तूप बनता है। और ये सर्वाधिक कहाँ बनते हैं, जोधपुर बाड़मेर दोनों में। अब इसके बाद में अनुप्रस्थ अपन ने देख लिया, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप या रेखीय बालू का स्तूप ये कहाँ बनता है। जो ये वाले बालू का स्तूप हैं दोस्तों, ये इसकी एक खासियत होती है कि ये हवा के पैरेलल बनते हैं, हवा के पैरेलल बनते हैं, हवा के समानांतर बनते हैं। मतलब हवा ऐसे जा रही है, एक बिल्कुल सीधा, इधर मिट्टी गिर रही है, इधर मिट्टी गिर रही है, और साथ में ऐसे एक पैरेलल वो बन जाता है। और ये सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, सर्वाधिक पाए जाते हैं जैसलमेर में।
सर्वाधिक पाए जाते हैं जैसलमेर में, हवा की दिशा की तरफ, हवा की दिशा में। हवा की दिशा में बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, हवा की दिशा में बनते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद अपन नेक्स्ट चलते हैं तारानुमा आकृति। तारानुमा आकृति वाले बालू का स्तूप। अब जब हवा इधर से भी चलती है, सुबह इधर से चल रही है, शाम को इधर से चल रही है, दोपहर में इधर से चल रही है, तो वहां क्या बनता है, ऐसे एक तारेनुमा आकृति बन जाती है दोस्तों, तारेनुमा आकृति वहां बन जाती है। तो ये तारेनुमा, किधर से भी हवा चलने की वजह से तारेनुमा जैसी आकृति बन जाती है, और इसको अपन तारानुमा कहते हैं। तो मतलब इसको अपन बोल सकते हैं अस्थायी पवन की दिशा। जब कोई स्थायी दिशा नहीं होती है तो वो कहीं से भी हवा आती है तो वो बन जाता है, और ये सर्वाधिक जैसलमेर और सूरतगढ़ गंगानगर दोनों में बनता है ये। और इसमें न्यूनतम भुजाएं होनी चाहिए। न्यूनतम भुजाएं कितनी होनी चाहिए, कम से कम 3 होंगी तभी तो तारा बनेगा। 2 भुजाएं होंगी तो वो समकोण बन जाएगा। तो कम से कम 3 भुजाएं इसमें होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में अपन अगला देखते हैं पैराबोलिक। पैराबोलिक एक क्लिफ की तरह बन जाता है। पैराबोलिक एक क्लिफ की तरह बन जाता है, इस तरह देखो बरखान, और इसमें ये क्या है, बरखान तो अपना इस तरह से बन रहा है। ये क्या लिख दूं मैं इसको, बरखान, और ये पैराबोलिक है, ये पैराबोलिक है, ये महिलाओं की क्लिफ की आकृति में बनता है ये। कैसे बनता है, महिलाओं की क्लिफ की आकृति में बनता है, इस तरह से बनता है, हवा के सामने बनता है। मतलब ये हवा के सामने या हवा की आगे की दिशा। इसमें भी हवा इधर से आ रही है, इसमें भी हवा, लेकिन ये ऐसे उल्टा बन रहा है और ये इस तरह से बन रहा है, इस तरह का है। तो अपन इसको लिख सकते हैं कि बरखान के विपरीत और ये राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब अपन देख रहे हैं शीफ की आकृति। हवा की दिशा, जिस दिशा में हवा रहती है उसी दिशा में क्या बन जाता है, बरखान बन जाता है। उसी दिशा में बरखान बन जाता है। होता क्या है कि बरखान जब बन रहा होता है उसी दौरान क्या होता है, हवा की दिशा बदल जाती है। तो जो पहले बना था उसकी दिशा बदलने के कारण उसी दिशा में बरखान जो था ये इस तरह से बन गया। मतलब हवा जिस तरह से बन रही है उसी तरफ उसका कोण बन जाता है। ये हवा की दिशा है। क्या है दोस्तों, हवा की दिशा। हवा की दिशा ये है और ये इस तरह से बन जाता है। तो बरखान का निर्माण के समय दिशा परिवर्तन जब हो जाता है उसके कारण ये क्या बन जाता है, वो बन जाता है, शीफ बन जाता है। और बरखान क्या होता है, अनुप्रस्थ होता है और ये उसके अनुदैर्ध्य बन जाता है। ठीक है दोस्तों, ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है। सब्र कापिस या नेब का, जब झाड़ी के पास में, ये झाड़ी है और झाड़ी के पास में, झाड़ी के पास में जब ये बन जाता है उसके चारों तरफ उससे इकट्ठा होकर एक स्तूप जैसा आकृति बन जाती है तो उसको हम सब्र कापिस बोलते हैं।
तो इसको याद रखना है, झाड़ी के पास बनता है, क्या बनता है? सब्र का पिस। और ये बनता है झाड़ी से दूर, ये झाड़ी से दूर बनता है। तो इसमें अपन लिख देंगे नेब खा झाड़ी से दूर बनता है। नेब खा झाड़ी के समीप बनता है, दूर। इसको अपन झाड़ी के नीचे लिख सकते हैं, बिल्कुल झाड़ी के नीचे बनता है। जो सब्र कापिस होता है वो उसको झाड़ी के नीचे बनता है, और ये झाड़ी के नीचे ना बनकर इस तरह की ये आकृति आप देख सकते हैं, ये इस तरह की आकृति में बनता है। ये क्या है? झाड़ी है दोस्तों, ये क्या है? झाड़ी। और झाड़ी के नीचे बन रहा है, सब्र कापिस नीचे बनता है और ये झाड़ी के पास बनता है। राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर में। राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप जैसलमेर में पाए जाते हैं, और सभी प्रकार के बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? जोधपुर में पाए जाते हैं। इस तरह से आपको ये कुछ कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद रखना है। अब अपन इसको भी शुरू कर देते हैं। अर्ध शुष्क मरुस्थल और बांगर प्रदेश, जहाँ 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है, उस क्षेत्र को अर्ध शुष्क या बांगर प्रदेश कहते हैं। और अध्ययन के हिसाब से इसको कितने भागों में बांटा गया है? 4 प्रकारों में, 4 प्रकार या भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है लूनी बेसिन या गोडवाड़ बेसिन। अपन भाग तो कल भी देख चुके थे इसका। तो लूनी बेसिन है सबसे पहला, या इसका दूसरा नाम गोडवाड़ प्रदेश भी है। तो ये जो गोडवाड़ प्रदेश है ना, ये गोडवाड़ी भाषा के कारण हुआ है। ये यहां पर गोडवाड़ी भाषा बोल जाती है, तो उस भाषा के कारण इसका नाम पड़ा। ठीक है दोस्तों, गोडवाड़ी भाषा के कारण इसका नाम पड़ा। और इसकी जो पूर्वी सीमा है, लूनी बेसिन की जो पूर्वी सीमा है या गोडवाड़ी प्रदेश की पूर्वी सीमा है, वो कहाँ बनती है? कालाबूरा डूंगर है पाली में। कहाँ है? पाली में। कालाबूरा डूंगर है पाली में, वहां से इसकी पूर्वी सीमा बनती है। ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कालाबूरा डूंगर आपको याद रखना है। और इसका अपन विस्तार देखें तो विस्तार इसका पाली में, जोधपुर में, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर और सिरोही, ऐसे 5 जिलों में इस लूनी बेसिन का या गोडवाड़ प्रदेश का विस्तार है। लूनी बेसिन लूनी नदी का क्षेत्र है। आपको पता है कि ये इधर से नागौर के यहाँ से शुरू होकर उधर तक जाती है, अपने जालोर, पाली उधर भी जाती है। तो ये वाला पूरा इलाका है ना, ये लूनी नदी के कारण लूनी बेसिन कहलाता है। और यहाँ गोडवाड़ी भाषा बोली जाती है तो गोडवाड़ी बेसिन कहलाएगा। अब अपन एक चीज़ और ये है कि लवणीय पादप इस क्षेत्र में ज़्यादा पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? बाड़मेर में पाए जाते हैं। लवणीय पादप बाड़मेर में सर्वाधिक पाए जाते हैं। इसका कारण क्या है कि इसके पास में क्या है? कच्छ की जो भूमि है वो पूरा इलाका पड़ता है बाड़मेर के पास वाला इलाके में, और यहाँ जिप्सम भी पाई जाती है। तो इस तरह की कुछ चीज़ों के कारण लवणीय पादप इस इलाके में पाए जाते हैं, और नमक इस क्षेत्र में बहाकर लाया जाता है लूनी नदी में। तो इस तरह कई इन कारणों की वजह से क्या होता है कि ये
लवणीय पादप इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। और एक और फैक्ट है, नेहड़ का रन या दलदल, नेहड़ का रन या दलदल, तो इस क्षेत्र में जो बनता है ये लूनी बेसिन हो गया आपका। ये मैप से आप देख सकते हैं लूनी बेसिन। तो इस तरह से ये लूनी नदी लास्ट में जाकर क्या करती है कि अपना ये नमक वगैरह ये छोड़कर वो पानी खारा करके बालोतरा के पास से आगे वो बिना उसके वो छोड़ के और खारा नमक उसके आगे फिर खारा होना शुरू हो जाती है, उससे पहले ये उसमें बहती है, तो इसकी वजह से नमक वहाँ पर नहीं पाया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों अपन इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। इसको रिवाइज कर लेते हैं। शुष्क मरुस्थल 0 से 25 सेंटीमीटर बरसात पाई जाती है। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, जो शुष्क मरुस्थल है उसको दो भागों में बांटा गया है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। इसमें 58% है और ये स्तूप की आकृति अपन ने बताया। और ये कारण क्या है कि पथरीला भाग और मरुस्थल के कारण, हमारा जैसी आकृतियों के कारण ये बालू का मुक्त प्रदेश रहता है। इसका विस्तार 3 जगह है, जैसलमेर, रामगढ़, लोद्रवा। लोद्रवा में सर्वाधिक पाया जाता है और ये क्वेश्चन बार बार आता है। जोधपुर, बाड़मेर में भी इसका विस्तार है। नेक्स्ट स्लाइड में अपन देख रहे हैं बालू का स्तूप के प्रकार। बरखान है, वो बरखान हवा की दिशा में इस तरह का चंद्रमा, आधे चंद्रमा की जैसी आकृति बन जाती है और उसकी वजह से अर्धचंद्राकार आकृति कहलाती है। और इसमें ये वाला भाग, पीछे वाला भाग उत्तल बन जाता है, ये अवतल बन जाता है। ऐसे अवतल और ये उत्तल होता है। मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक योगदान देता है, सर्वाधिक चूरू और शेखावाटी में पाया जाता है। बालू का अनुप्रस्थ, बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ मतलब हवा के समकोण पर बनने वाले जो बालू का स्तूप होते हैं उनको अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है। और इसमें यही फैक्टर याद रखना है आपको, बस 2 चीज़ें याद होनी चाहिए कि कहाँ पाया जाता है। बाड़मेर सर्वाधिक, बाड़मेर और जोधपुर में पाया जाता है। और आपको ये अनुप्रस्थ का समझ में आना चाहिए कि अनुप्रस्थ का मतलब होता है हवा के समकोण पर। अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप या रेखीय बालू का स्तूप, हवा की दिशा में जो बनते हैं बालू का स्तूप उनको क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। और ये सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर में पाए जाते हैं। तारानुमा बालू का स्तूप, अस्थायी पवन की दिशा जब रहती है, पवन कभी किधर से आ जाती है, कहीं से सुबह इधर से, शाम को इधर से, दोपहर में इधर से, तो उसकी वजह से क्या बनता है? तारानुमा बालू का स्तूप बन जाता है। और ये सर्वाधिक जैसलमेर, सूरतगढ़, गंगानगर दोनों में इनमें पाए जाते हैं। न्यूनतम कम से कम तारा के लिए 3 भुजाएं होनी चाहिए, नहीं तो तारा ही नहीं बनेगा। और इसलिए तारा नहीं बनेगा तो तारानुमा बालू का स्तूप नहीं कह सकते। तो ये आपको छोटे छोटे फैक्ट हैं जो याद रखने हैं, इतना ही पूछता है। पैराबोलिक बालू का स्तूप, ये क्या है? बरखान जो होता है उसके विपरीत बनता है। बरखान ऐसे बन गया, हवा इधर से आ रही है तो यहाँ बन गया, और ये हवा इधर से आ रही है तो ये इसका उल्टा बन जाता है, हवा के सामने, हवा की आगे की दिशा में बनता है। महिलाओं की क्लिफ जो जूड़ा वगैरह लगाते हैं उसकी आकृति का होता है ये, इसलिए इसको वो कहते हैं। और ये बरखान के विपरीत होता है, राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। हवा की दिशा में सीफ है जो हवा बरखान के उस हवा की दिशा में पाए जाते हैं। मतलब बरखान जब बन रहा होता है, हवा चेंज हो जाती है, इधर से आ रहा है हवा और ये बरखान ऐसे बन गया। लेकिन हवा इधर से हो जाती है तो फिर वो हवा की दिशा में ही बरखान की जैसा ही बन जाता है, तो उसकी वजह से उसको सीफ कहते हैं। बरखान के निर्माण के समय दिशा परिवर्तन होता है। और ये बरखान तो क्या होता है? अनुप्रस्थ होता है। बरखान अनुप्रस्थ होता है। और ये क्या होता है? अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य होता है, ये वाला अनुदैर्घ्य होता है। तो इस तरह से अपन को देख के चलना है। सब्र कापिस या नेव का, ये झाड़ी के नीचे बनता है। सब्र कापिस होता है जो वो झाड़ी के नीचे है, उसमें हवा की वजह से रुक के और वहां मिट्टी इकट्ठा हो जाती है, तो इस तरह से झाड़ी के चारों तरफ इस तरह से। और वो जो नेब का होता है वो समीप बनता है, जैसे यहाँ बन गया, यहाँ झाड़ी है, हवा रुक रुक के पीछे एक बहुत बड़ा टीला सा बन जाता है, उसको अपन नेब का कहते हैं। सर्वाधिक शेखावाटी, बीकानेर, जैसलमेर यहाँ पाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप जैसलमेर में पाए जाते हैं और सभी प्रकार के बालू का स्तूप जोधपुर में पाए जाते हैं।
ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अपन देखते हैं अर्धशुष्क, मरुस्थल और बांगर प्रदेश। ये दूसरा पार्ट अपन ने शुरू कर दिया। 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अध्ययन के रूप से इसको 4 भागों में बांटा गया है। लूनी बेसिन या गोडवाड़ प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश भी बोलते हैं इसको, बेसिन के अलावा गोडवाड़ प्रदेश भी बोलते हैं। पूर्वी सीमा कालाबूरा डूंगर जो पाली में है, कालाबूरा डूंगर आपको याद रखना है। लूनी बेसिन गोडवाड़ प्रदेश की पूर्वी सीमा कहां से शुरू होती है? कालाबूरा डूंगर पाली में। और भाषा गोडवाड़ी भाषा के कारण इसका नाम पड़ा गोडवाड़ प्रदेश। इसका विस्तार पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही आदि जिलों में है। और इसके बाद ये लास्ट है कि यहाँ पर लवणीय पादप सर्वाधिक बाड़मेर में पाए जाते हैं। नेहड़ का रण या दलदल इस तरह से पाया जाता है। और यहाँ लूनी बेसिन का जो ये आकृति है राजस्थान में, तो ये है। इसी के साथ अपन अगला ये जो प्रदेश अपना चल रहा है इसको अपन अगली क्लास में पूरा करेंगे। धन्यवाद।